नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन सुपरफास्ट खबरों में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। आइए शुरुआत करते हैं। लखनऊ की रैली में पीएम मोदी ने यूपी में सत्तारूढ़ सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार के राज में प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाया, तो वहीं ये भी कहा कि बीजेपी शासन के बाद 14 साल में यूपी में विकास रुक गया है, लेकिन ये सफल नहीं होगा। पीएम मोदी ने यूपी के लोगों से अपील की कि आधा अधूरा नहीं, बीजेपी को पूरा बहुमत दें और हम यूपी को बदल कर दिखाएंगे। पीएम मोदी ने चाचा भतीजा और बुआ का भी जिक्र किया और कहा कि इनसे यूपी का विकास नहीं होने वाला। अरे कहाँ फोन? भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है। मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों। सपा बसपा और कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार अपने बेटे को 15 साल से राजनीति में स्थापित करने में जुटा है, दूसरे में सत्ता पर कब्जे की लड़ाई है, तो तीसरा अपना धन जमा करने के लिए बैंक खोज रहा है। ये दल अपने विकास में जुटे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। परिवार के उसमें लपट गई है। क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे? क्या भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है। हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने पीएम मोदी की रैली पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की रैली में उमड़ी भीड़ को नरेश अग्रवाल ने किया किराए की भीड़ बताया। मुझे तो लगा कि प्रधानमंत्री जी ने कतई सत्य नहीं बोला। 2.5 साल की अपनी उपलब्धि बताने की जगह वो सपा बसपा या विरोधी पार्टी को कोसते रहे। उन्होंने ये बता नहीं बताया कि हमने उत्तर प्रदेश को क्या क्या दिया, उत्तर प्रदेश ने क्या क्या मांगा, मुख्यमंत्री ने जितनी चिट्ठी लिखी थी उन चिट्ठियों पर उन्होंने कोई एक्शन लिया कि नहीं लिया। ये तो कोई बात प्रधानमंत्री जी कह नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता गिना रहे, तो विफलता तो केंद्र सरकार की सारी खिलाड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो जितने वादे किए थे सब पूरे करे हैं। और मैं कहूंगा कि किराए की भीड़ की रैली थी और इस रैली में जो लोग आए थे उनमें उत्साह बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसी से लग रहा था कि लोग दर्शक दीर्घा में सिर्फ आए हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। लखनऊ में बीजेपी की परिवर्तन रैली में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी में किसानों को समुचित खाद मुहैया कराने का श्रेय मोदी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की वजह से इस बार किसानों को सस्ती खाद मिली है। हमारे किसानों को खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ा है। आपने पर्याप्त खाद मुहैया कराया है और खाद की कीमत को भी पहले से सस्ती करने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री जी आपने किया है। सोमवार दोपहर मुलायम सिंह दिल्ली वाले आवास पर करीब 2 घंटे तक अखिलेश विरोधी गुट के नेताओं की बैठक चली, जिसमें खुद मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, अमर सिंह, जयप्रदा और अंबिका चौधरी शामिल हुए। बैठक के बाद मुलायम शिवपाल चुनाव आयोग में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं रामगोपाल यादव मंगलवार सुबह 11:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचेंगे।
गोरखपुर में कांग्रेस ने एक पोस्टर में मोदी की कुर्सी हिलती नजर आ रही है और मोदी नोट के सहारे नीचे गिरते नजर आए। वहीं मोदी के ठीक बगल में ये लिखा है कि माफ करो, गलती हो गई। नोटबंदी ने सत्ता हिला दी है। इस पोस्टर को लगाकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ रैली से पहले कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा कराने की साजिश रची गई, जिसमें समय रहते जानकारी मिलने से एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। दरअसल 2 संदिग्ध युवकों ने कानपुर के मंधना में रेल ट्रैक की पिंडाल और क्लैंप प्लेटें खोलने के साथ ही पटरी को आरी से काटा। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर डिरेका स्थित एक विद्यालय में विकलांग बच्चों ने अपने हुनर से सबका मन मोह लिया। विकलांग बच्चों ने सभी के सामने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उपेंद्र प्रताप सिंह ने शिरकत की। आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद अचानक सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई। 48 घंटे के भीतर ही 4 टन सोना बेचा गया, जिसकी कीमत 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। डायरेक्टरेट ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस के सर्वे में ये बात सामने आई है। अधिकारियों का दावा है कि 8 नवंबर को ही लगभग 2 टन सोना बेचा गया और इसमें बड़ी मात्रा में काले धन को सफेद कराने का काम किया गया। नए साल के मौके पर बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है और इसे बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। नीतीश सरकार ने साल 2011 के दौरान इसकी शुरुआत की। तभी से सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते आ रहे हैं। इस ब्यौरे में सबसे दिलचस्प बात जो देखने को मिली वो ये कि लालू के दोनों बेटों की संपत्ति सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो भेजने पर एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। ये व्हाट्सएप ग्रुप उपराज्यपाल भवन की ओर से बनाया गया है। बेदी के इस कदम के बाद सरकार और उपराज्यपाल के बीच तकरार हो गई है। सस्पेंड किए गए अधिकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के हैं। सुप्रीम कोर्ट में तैनात दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने अदालत परिसर में अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। इस मामले में दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृत हेड कांस्टेबल की पहचान चंद्रपाल के रूप में हुई है। चंद्रपाल की ड्यूटी के वक्त सुबह 7 बजे दोपहर 1 बजे तक की थी। वो अप्रैल 2014 से सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी पर तैनात था। साल के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजार मामूली कमजोरी के साथ बंद हुआ है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 31 अंकों की कमजोरी के साथ 26,595.45 के स्तर पर और निफ्टी 6.30 अंक गिरकर 8,179.50 के स्तर पर बंद हुआ है। अनुराग ठाकुर को अपने अड़ियल रवैये का खामियाजा उठाना पड़ा। लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। साथ ही अनुराग ठाकुर पर अवमानना का मुकदमा भी चलेगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने को लेकर कमेटी और बीसीसीआई के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बल्कि ये खेल संस्था की स्वायत्तता की लड़ाई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, जो किसी भी भारतीय को करना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है, मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। मुझे यकीन है भारतीय क्रिकेट उनके मार्गदर्शन में अच्छी तरह काम करेगा। भारतीय क्रिकेट और खेल की स्वायत्तता के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और सदा प्रतिबद्ध रहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों को नौकरी में भेदभाव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि 10 सालों में कितने पुलिसकर्मियों की सेवा काल में मौत हुई, कितने समय में मृतक आश्रितों को नौकरी और मुआवजा दी गई। मामले की अगली सुनवाई अब हाईकोर्ट की एकल पीठ में 9 जनवरी को होगी। एसिड अटैक में पीड़ित 3 सगी बहनों के इलाज, मुआवजे और सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रतीक्षा पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हलफनामा मांगा है। पीड़ितों के इलाज के लिए उठाए गए कदम और मुआवजे को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में आज कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। आने वाले 5 राज्यों में इसका असर होने की संभावना है। हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साफ तौर पर बताएं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के जजों के ट्रांसफर के आदेश क्यों नहीं जारी किए गए। बिहार के संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाले 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संस्कृत स्कूलों का सरकारीकरण नहीं होगा और सिर्फ अध्यादेश के समय सीमा तक ही वेतनमान मिलेगा। स्कूल के शिक्षकों को 1989 से 1992 तक वेतनमान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों और बिहार सरकार की याचिकाएं 22 सालों से लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है। याचिका नेशनल पैंथर पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह ने दायर की थी। केंद्र सरकार द्वारा भागीरथी मास्टर प्लान खारिज किए जाने से नाराज मुख्यमंत्री हरीश रावत 5 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी, आटाबंदी की, अब प्रदेश में विकासबंदी कर रही है। बीजेपी इसे प्रदेश सरकार का सियासी ड्रामा बताते हुए नजर आ रही है। सीएम रावत के ऐलान के बाद अब संगठन ने भी सीएम के उपवास को अपना समर्थन दे दिया है। संगठन के मुखिया किशोर उपाध्याय ने कहा कि सीएम रावत के साथ संगठन भी धरने पर बैठेगा और कुछ ठोस निर्णय के बाद ही वहां से उठेंगे। जो धरना होगा ये हम 2-3 चीजें और उसमें जोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर आज तकलीफ दी। उसके साथ साथ में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 5 तारीख को आपको जंतर मंतर पर मिलेगा, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ताकत के साथ। और उत्तराखंड की पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में सरकार के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने किया है। नोटबंदी के बाद से ऋषिकेश में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश चुंगी पर कबाड़ी, कूड़े और मजदूरी का काम किया करते हैं। करीब हजारों की संख्या की तादाद में रहने वाले इन लोगों को अपना काम धाम छोड़कर बैंकों में घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिससे सारे दिन की दिहाड़ी मजदूरी से हाथ धो बैठ रहे हैं। रामनगर में बीएसपी ने अपने विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बसपा के प्रदेश प्रभारी प्रदीप जाटव और प्रदेश अध्यक्ष भृगरासन राव ने शिरकत की। बीएसपी ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीएसपी की जीत होगी। अल्मोड़ा में हाल में ही लागू की गई एक तरफा यातायात व्यवस्था के विरोध के बावजूद नगर में बुजुर्गों की संस्था डे केयर सेंटर ने इस व्यवस्था का स्वागत कर इसे लागू रखने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में बुलाई गई बैठक में ज्यादातर लोगों ने व्यवस्था का स्वागत किया है। पौड़ी जिले के लैंसडाउन वन प्रभाग के कोल्हूचौड़ स्थित गेस्ट हाउस में श्याम पौड़ी पुलिस ने 16 लोगों को जर्मन मेड हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इससे उत्तराखंड वन विभाग में हड़कंप मच गया। गिरफ्तार सभी आरोपी हाई प्रोफाइल बताए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पौड़ी जेल भेज दिया गया। मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदला है। यहां ओलावृष्टि के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। यहां आने वाले सैलानी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही यहां पर सैलानियों का तांता लग रहा है। ऋषिकेश में गंगा में 2 युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। ये युवक गंगा किनारे घूम रहे थे। ये युवक गंगा के बहाव में डूब गए। जैसे ही मामले की जानकारी मिली, रेस्क्यू की टीम युवकों को ढूंढने की कोशिश तेज
कर दी, लेकिन अब तक इन युवकों का पता नहीं चल सका है। ये छात्र छात्राएं ऋषिकेश घूमने आए थे। रामनगर में 2 अलग अलग घटनाओं में एक गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एक किशोर पर एक गुलदार ने चोरपानी में हमला किया और कुछ ही देर बाद गुलदार ने खताड़ी की एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। दोनों घटनाएं कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी रेंज की है। उत्तराखंड क्रांति दल ने लालकुआं में कारगिल शहीद शिवदत्त जोशी के पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीब लोगों को कंबल वितरण किया। इस मौके पर यूकेडी के नेता और कारगिल शहीद शिवदत्त जोशी के पुत्र दीप भट्ट ने अपने हाथों से गरीबों को कंबल उठाकर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। बाइक सवार युवक निर्माणाधीन पुल के ऊपर से नीचे आ गिरा। आनंद फानंद में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मरने वाला दीपक दिल्ली के शाहदरा का रहने वाला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां पर एक नातिन ने ही अपनी नानी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी महिला ममता अपने ससुराल छोड़ नानी के घर रहने के लिए आई थी और ये बात नानी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस पर बुजुर्ग महिला अक्सर आरोपी महिला को टोक दिया करती थी। इस बात से नाराज होकर महिला ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव के मोराव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से राजा शंकर सहाय का अस्पताल से उनका नाम हटा दिया गया है। उनके नाम का पत्थर अब मलबे में दबा हुआ है। इस बात से आम जनता में नाराजगी है। आपको बता दें, मोरावा में राजा शंकर सहाय ने अपने सैकड़ों बीघे जमीन को अस्पताल और स्कूल के लिए दान में दिया था। बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर सायरा बानो की लापरवाही के चलते एक नवजात ने अपनी जिंदगी खो दी। आरोप है कि डॉक्टर बानो ने महिला का ऑपरेशन करने के बदले घूस मांगी। ये वही डॉक्टर सायरा बानो है जिनका विवादों से पुराना नाता रहा है। डॉक्टर सायरा बानो उस समय भी खासी सुर्खियों में रही थी जब बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप कांड की पीड़िताओं ने डॉक्टर सायरा बानो पर मेडिकल परीक्षण के दौरान अभद्रता के आरोप लगाए थे। आजमगढ़ के कंधारपुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में एक फौजी को प्रशासनिक अधिकारी के दबंगई के चलते ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है कि उसके परिवार और घर पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। चकबंदी विभाग ने पीड़ित के घर की जमीन को ही उसके विरोधी और खंड विकास अधिकारी के हक में उसकी जमीन को आवंटित कर दिया। पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई है। डीएम ने पीड़ित फौजी को जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बाद फिरोजाबाद जिले के पार्टी के ज्यादातर विधायक और कार्यकर्ता अखिलेश के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि स्थानीय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं सिरसागंज से सपा विधायक और मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव मुलायम और अखिलेश दोनों के साथ हैं। आगरा में एक ही परिवार के 7 लोगों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई। परिवार के लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा परिवार रात में खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह सब बेहोशी की हालत में मिले। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं ने बनारस के घाट पर विशेष अभियान चलाया। छात्राओं ने 80 घाट और आसपास के घाटों पर लगी दुकानों में लोगों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भीम ऐप को डाउनलोड करना और इस्तेमाल करना सिखाया। सैलानियों ने भी छात्राओं से भीम ऐप के गुण सीखे। वाराणसी के चौबेपुर थाना इलाके के उगापुर गांव के बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ग्राम प्रधान कैलाश यादव की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नाराज परिजनों और गांव वालों ने शव को वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर रखकर जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। हत्या के पीछे चुनावी रंजिश वजह मानी जा रही है। शामली के कैराना सेंट आरसी साइंटिफिक कॉन्वेंट स्कूल में दिन दहाड़े 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने घुसकर छात्रों से मारपीट की। इस हमले में आधा दर्जन छात्र घायल भी हो गए। सीसीटीवी में भी सभी गुंडे स्कूल प्रिंसिपल के दफ्तर में भी खुलेआम बेल्ट लेकर घूमते दिखाई दिए। वहीं घटना के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कोई हमलावर नहीं लगा है। रांची में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या चाकू से गोद कर की। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे और पिता में अक्सर झगड़े होते थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार है। पुलिस हत्यारे बेटे की तलाश सरगर्मी से कर रही है।
रांची में फैली गंदगी और निगम की लापरवाही को देखते हुए रांची वासियों द्वारा आवाज उठाने पर इन दिनों नगर निगम हरकत में आई है, जिसके मद्देनजर स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर रांची नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है और इसके लिए निजी संस्थाओं के माध्यम से चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटी है। इसी कड़ी में रांची के एल्बर्ट एक्का चौक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नव वर्ष के अवसर पर सीसीएल ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी साझा करने के लिए रांची में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह ने 2016 की उपलब्धियों के साथ 2017 की योजनाओं और सीसीएल द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अभिनेता आमिर खान की हालिया रिलीज हुई फिल्म दंगल ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि हरियाणा सरकार पर भी अपनी छाप छोड़ी है। इस फिल्म का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा सरकार ने कहा कि राज्य के अखाड़ों में पहलवानों के प्रशिक्षण के लिए 100 रेसलिंग मैट दिए जाएंगे। दंगल फिल्म में हरियाणा के दिग्गज पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन को दर्शाया गया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह की वाइफ गीता बसरा के साथ न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं और इस सेलिब्रेशन की गीता ने कई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ट्वीट किया था कि वो मुंबई रवाना हो रही हैं। टीम इंडिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में करारी मात झेलने के बाद अब इंग्लैंड टीम को वनडे सीरीज के लिए भारत दौरे पर आना है। हालांकि इंग्लैंड की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 15 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड टीम के मुख्य बल्लेबाज जो रूट नजर नहीं आए क्योंकि वो पिता बनने वाले हैं। पिछले महीने वाइफ की फोटो शेयर कर ट्रोलर्स का शिकार बने क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने नए साल में एक बार फिर वाइफ का फोटो शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने एक शायरी लिखते हुए नए साल की विशेष दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नंदिता दास 7 साल बाद अपने प्रोड्यूसर पति सुबोध मस्करा से अलग होने जा रही हैं। नंदिता दास और सुबोध ने एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लिया है। दोनों का 6 साल का एक बेटा विहान है। नंदिता ने सुबोध से पहले सौम्या सेन से शादी की थी। दोनों ने 2002 में शादी की, लेकिन 7 साल बाद 2009 में सौम्या से उनका तलाक हो गया था। साल 2017 में अक्षय कुमार की 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं, जैसा कि फिल्म जॉली LLB 2, टॉयलेट और प्रेम कथा 2.0 तो पहले ही लिस्ट में थी, लेकिन अब एक और नई फिल्म पेडमैन भी अक्षय की साल 2017 की फिल्मों की लिस्ट में है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने नए साल की शुरुआत एक धमाकेदार ट्वीट के साथ की है। कपिल शर्मा और ट्वीट की बात पर चौंकिए नहीं। इस बार कपिल ने कोई शिकायती ट्वीट नहीं बल्कि अपने चाहने वालों को बताया है कि साल की शुरुआत हो चुकी है और इस साल वो अपने प्रोडक्शन की ओर से 2 और नए नवेले शो लॉन्च करेंगे। चर्चा है सोनाक्षी सिन्हा और उनके बॉयफ्रेंड बंटी सचदेह जल्द शादी कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो सोनाक्षी अब अपने और बंटी के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों आने वाली फरवरी में सगाई कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर को भी उसी रूप में रिलीज किया गया है जैसे अंग्रेजी के ट्रेलर को रिलीज किया गया था। बस हिंदी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए इसकी भाषा हिंदी कर दी गई है। ट्रेलर में प्रियंका सिर्फ एक सीन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए नजर आ रही हैं।